एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। आपके ओपनिंग ट्रेड से शुरू कर लेते हैं। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है, कोई ट्रेड आपको तेजी का दिख रहा है या फिर रुझान आपका भी मंदी का ही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में क्रैक हम देख रहे हैं, जहां पे निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,800 को ब्रेक किया है, तो क्लियरली यहाँ पे गिरावट जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार के मार्केट में शॉर्ट साइड्स के आइडियाज ही रडार पर आ रहे हैं। जिस हिसाब से अगर हम रियलिटी पैक को अगर देखें ओवरऑल, वहां पे बड़ा क्रैक हम देख रहे हैं। प्रेस्टीज ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने एक ब्रेकडाउन दिया है। स्ट्रक्चर अभी भी वीक नजर आ रहा है। 1140 तक की डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 1195 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो शॉर्ट साइड में रडार पे आ रहा है वो है एमएफएसएल। एमएफएसएल का भी स्ट्रक्चर काफी वीक है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है। यहाँ पे निचले स्तर पर 1000 से लेके 980 तक की डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ा सा पुल बैक 1030 1035 की जोन में मिलता है तो इसे शॉर्ट करें। 1041 का स्टॉप लॉस होगा और शॉर्ट करने की सलाह होगी एमएफएसएल को। ठीक है, एमएफएसएल को भी मैक्स फाइनेंशियल को भी शॉर्ट करने की सलाह है। 3% के आसपास की गिरावट इसमें हम देख रहे हैं। और ब्रिगेड को शॉर्ट किया है नीलेश जी ने, और ब्रिगेड में हम कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि एक खबर आई थी कि केरला में कंपनी एक्सपेंड कर रही है, कुछ वहां पर 1500 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रोजेक्ट लाने वाली है। और मतलब अलग अलग एरियाज में पहुंच रही ब्रिगेड। पहले मुंबई की खबर आई थी, दिल्ली एनसीआर को भी लेकर प्लान्स हैं। तो यहाँ पर हम प्रेस्टीज माफ कीजिएगा, प्रेस्टीज को लेकर ये रिकमेंडेशन दी है नीलेश जी ने। 1140 रुपए के आसपास के टारगेट सुझाए हैं, 1190 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। ये आपको शॉर्ट के ही रिकमेंडेशन मिल रहे हैं। एक और शेयर पर जरा व्यू चाहिए और वो है सीमेंस का। आप प्रशांत जी, आप जरा चेक करके बताइए सीमेंस कैसा लग रहा है और गिर सकता है शेयर ये? जी, तो यहाँ पे अभिषेक जी अगर हम देखें तो करंट जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 4800 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये काफी कंफर्टेबली 4700 4650 तक जा सकती है। तो अगर शॉर्ट पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश शॉर्ट अगर डिप्लॉय करने तो मेरी सलाह होगी 4775 के नीचे बिलो 4775 डिप्लॉय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 4825, 1% रिस्क होगी। और वहां से मुझे लग रहा है कि हम कंफर्टेबली 4600 4650 के जोन भी विजिट कर सकते हैं। तो ये एक राय सीमेंस पर इस वक्त हम देख रहे हैं 2.5-3% की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेंड जो है टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिल रहा है। यहाँ से और ज्यादा गिरावट ही हासिल हो सकती है और इसीलिए डाउन साइड विजिबल है। 4650 तक की ये राय इस वक्त मिलती हुई गिरावट है और गिरावट और ज्यादा गहराएगी सीमेंस में। लेकिन स्टॉक्स जहां पर ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट्स आई उसके ठीक बाद एक इम्पैक्ट इस पर भी नजर होनी चाहिए और साथ ही खबरों के दम पर जहां पर इस वक्त कोई मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफिक में मेजर मूवमेंट्स नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर जैसा सेक्टर भी ऑलमोस्ट 1.5-2% की गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। पॉइंट वाइज गिरावट अगर आप देखेंगे तो ज्यादा हावी नजर आएगी। कंजम्पशन का खेमा भी इस वक्त कह सकते हैं कि कंसर्न्स और चैलेंजेस ही देख रहा है। इंटरग्लोब एविएशन पर एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट है सिटी की। इन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं 5100 से 5200 टारगेट्स यहां पर बढ़ाए हैं और 90 दिनों की अवधि के लिए तेजी का नजरिया इंटरग्लोब एविएशन पर। एयर ट्रैफिक डिमांड मजबूत, मार्केट शेयर से फायदा होने की संभावना जताई गई है। क्वार्टर 4 में पैसेंजर लोड ट्रैफिक फैक्टर की अगर बात करें इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। नीलेश गुड मॉर्निंग। एविएशन स्पेस होटल सेक्टर पर कोई टेक अगर बनता है इंटरग्लोब एविएशन महज इस रिपोर्ट के दम पर और डिमांड बढ़ने की जो उम्मीद जताई है इस रिपोर्ट में, इसके दम पर आज कुछ मूवमेंट दिखा रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, देखिए इंडिगो ये एक पर्टिकुलर काउंटर, इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 दिनों से देखें तो मार्केट की वीकनेस के विपरीत यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में लगातार हम एक कंसोलिडेशन और गिरावट देख रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट एविएशन स्पेस में मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर काउंटर का और यहाँ पर बाय एंड डिप की रणनीति बनाने की सलाह होगी। और ऊपरी स्तर पर अगर 4600 के लेवल ब्रेक करता है तब ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। बट वो ब्रेकआउट 4600 के निकलने के बाद आएगा, उसके बाद 4800 और 4900 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे।
और करंट लेवल पर अगर थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 4420 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 4600 4700 तक की अपसाइड यहाँ इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकती है। ग्लोब एविएशन पर ये टेक इस वक्त आपको मिलता हुआ 1 महीने, 7 महीने और पिछले 3 महीनों में किस तरह के लेवल्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं, ये आपके स्क्रीन पर भी हम बता रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को ही अगर आप देखेंगे स्टॉक में, हमने देखा है मूवमेंट 7 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 5 से 6% तक की देखने को मिली है। सो बाजार की चाल के विपरीत स्टॉक में हम मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव साइड जरूर देख रहे हैं और बिग ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट का भी सपोर्ट इसे मिलता हुआ। गौरांग सर, रिलायंस पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो स्टॉक में आज बाजार की कमजोरी के साथ ही डाउनसाइड विजिबल है, लेकिन गुवाहाटी में कैंपा कोला का नया प्लांट जिसका उद्घाटन हुआ है, असम के सीएम ने रिलायंस के इस नए प्लांट का उद्घाटन किया है और इससे अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की ढेर सारी डेवलप होती हुई भी नजर आएगी। एक डेवलपमेंट है और बिजनेस एक्सपेंशन के तर्ज पर एक डेवलपमेंट है, जिसके चलते आपसे एक फंडामेंटल टेक जानना चाहेंगे। मानसी, हम जब स्कूल और कॉलेज में थे तब ये ब्रांड बाजार में उतरी थी कैंपा, और काफी बड़ा मार्केट शेयर भी इसने हासिल किया था। लेकिन फिर महारथी कंपनियां कोको कोला जैसी आई और उन्होंने एक तीव्र गति से अपना मार्केट शेयर हासिल किया। अब फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये आइकॉनिक ब्रांड को लॉन्च करने की बात की थी, या लॉन्च हो चुकी है जहां तक मेरी जानकारी है। भिन्न विभिन्न कारोबार में अब मौजूद है रिलायंस इंडस्ट्रीज। पहले सिर्फ टेक्सटाइल से जुड़े जाता था नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज का, लेकिन आज के तारीख में मेरे ख्याल से कम 6 अलग अलग कारोबार है जो योगदान दे रहे हैं बैलेंस शीट में। 1500 के पार के लक्ष्यांक है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए मानसी, जब सेंसेक्स निफ्टी दिग्गज सूचकांक में इस प्रकार की गिरावट आई है तो स्वाभाविक है जो हिस्सा है सेंसेक्स और निफ्टी का, उन शेयर में भी आपको इसी प्रकार से या उससे ज्यादा गिरावट आती हुई दिख सकती है। Absolutely, I hear you there, and in fact डेवलपमेंट है ही ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले। अगर आप देखें तो एक ब्रांड जो कि काफ़ी जानी जा रही है, काफ़ी सालों साल से जानी जा रही है, उसे रीडेवलप करने की कोशिश, और इसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल दिखेगा ज़रूर। लेकिन विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शादा अब हमारे साथ फोन लाइन से कनेक्ट हो गई है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी जद्दोजहद हुई आपके साथ कनेक्ट होने में, लेकिन फाइनली आर हियर विद अस। बताइए, बाजार की शुरुआत में आपकी नज़र कौन से स्टॉक्स पर है? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। कनेक्ट होने में दिक्कत हो गई होगी, बट स्टॉक में जो है वो एक बेहतरीन पिक रहेगा मेरा। इंडिगो पर है मेरी नजर। यहाँ पे हम जिस तरह से देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है और काफी एक अच्छा एक्शन बिल्कुल यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। लगातार हमने देखा है कि ये क्वार्टर जो है काफी अच्छा रहता है ट्रैवल टूरिज्म पैक के लिए। एक अच्छे प्राइस सेटअप के साथ भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तरह से ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो 4700 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें। 4440 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें हम कोई भी छोटे डिक्लाइंस में निवेश करने की तैयारी करें। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है इन लेवल्स पे। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन पर खरीदारी की राय 4700 के टारगेट के साथ आपको बाइंग करनी है। शिवांगी का ये व्यू। कुछ कुछ स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि अब बाइंग वाले उसमें आ रहे हैं, कंजम्पशन वाले खास तौर से स्टॉक्स आप देखेंगे नेस्ले में और आईटीसी में छोटी छोटी सी बाइंग है। मारुति सुजुकी में भी आज हम बाइंग देख रहे हैं क्योंकि फ्राइडे की पिटाई काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी। ऑटो स्टॉक्स में हल्की हल्की सी बाइंग आ रही है। आयशर में भी आज हम थोड़ी सी तेज़ी देख रहे हैं। एमएनएम भी वापसी करता हुआ दिख रहा है। गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, कमज़ोर सेंटिमेंट के बावजूद भी ये वापसी कम से कम इसी को हम कहेंगे कि ठीक है, थोड़ी तारीफ के काबिल है। शिवांगी, कोई ट्रेड लेना है, कॉन्ट्रा ट्रेड या फिर बाउंस बैक वाला ट्रेड ऑटो में? अब जी बिल्कुल, ऑटो में बात करें तो यहाँ पे वीकनेस जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर हुआ करता था एमएनएम का, वो अब सबसे वीकनेस में देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स अपना पोजीशन यहाँ पे मजबूत किए जा रहे हैं। मेरी राय नहीं रहेगी यहाँ पे कोई भी बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर या फिर
बॉटम फिशिंग करने अभी थोड़ा और वेट एंड वॉच करें ऑटो स्पेस को वापस स्ट्रेंथ में आने के लिए। अभी फोकस फिलहाल दूसरे सेक्टर्स और स्पेस में रहनी चाहिए। ठीक है, एमएनएम को अवॉइड करने की सलाह है। आईटी में हम देख रहे हैं कि पेन काफी ज्यादा आज है। HCL टेक, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी टेक, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट। आप एफएनओ की लिस्ट उठा के देख लीजिए, सारे के सारे स्टॉक्स आपको आज कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। प्रशांत जी, आईटी में कोई शॉर्ट का ट्रेड यहां से लिया जा सकता है आपके हिसाब से? तो अभिषेक जी, मेरे लिए बहुत क्लियर जो ट्रेड नजर आ रहा है HCL टेक पे, और यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। अगर हम आज का डे आए देखें 1690, आइडियल स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, बट कोई 1684 के आसपास भी रख सकता है, 80-82 के आसपास। यहाँ से मुझे लग रहा है ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू करे तो फर्स्ट लेवल जो नजर आ रहा है वो 1600 का होगा, 1600। उसके नीचे हो सकता है 1580-75 के लेवल्स भी नजर आए। ठीक है, 1580 1575 तक की टारगेट भी HCL टेक में आ सकते हैं। कंजम्पशन वाले शेयरों में थोड़ी सी बाइंग आई है, और एक राहत की चीज यह है कि आईटीसी का जो शेयर है आज फिर से हम देखने की 400 रुपए के ऊपर लौट आया है, लेकिन 450 के भाव से लगातार ये गिरावट वाले जोन में था। गौरांग सर, किसी को अगर लंबा सोचना हो, अगर आईटीसी आपको लगता है कि सही प्राइस पॉइंट पर इस वक्त है शेयर? देखिए, प्राइस पॉइंट सही है गलत, ये तो मैं उतना भी विद्वान नहीं हूं कि मैं किसी प्रकार का ज्ञान बांट सकूं उसके ऊपर। लेकिन अगर आप कंपनी का कामकाज, ये जो करेक्शन आया है बाजार में, उसका लाभ उठाना है, और अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि के लिए है, तो 550 के आसपास के लक्ष्यांक है। और मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, बाजार में यहां से और भी दबाव क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। छोटी मध्यम अवधि में अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। मुनाफे के आपके जो विकल्प है या फिर लक्ष्य है, उनको भी सीमित दायरे में रखना चाहिए। और अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से दिग्गजों से शुरुआत कीजिए। ये करेक्शन में कुछ दिग्गज शेयर के, मिसाल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की, आईटीसी का हम जिक्र कर रहे हैं फिलहाल, तो दिग्गज शेयरों में मेरे ख्याल से आपको ज्यादा महत्व देना चाहिए। वहां पर आपका थोड़ा पक्ष जो है वो भारी होना चाहिए। और लंबी अवधि के लिए ये ऐसे ही समय आते हैं अभिषेक जी, जहां पर आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो खड़े कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो दिग्गज शेयर हैं उस पर फोकस करके आपको चलना चाहिए। लेकिन आज दिग्गजों की भी स्थिति थोड़ी सी ना पतली लग रही है। जो ट्रेडर हैं उनको देखकर थोड़ी घबराहट होती है। एचडीएफसी बैंक का शेयर देखिए, अब ये फिर से 1650 की दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1675 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको एचडीएफसी बैंक के दिखेंगे। 1663, 2% की तेज गिरावट एचडीएफसी बैंक के शेयर में हो गई है। आईटी वाले शेयरों में तेज कमजोरी, रिलायंस के शेयर में भी 1% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। आप देखेंगे बहुत कम शेयर ऐसे हैं, आप वो मार्केट की ब्रेथ देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज मिड कैप की, स्मॉल कैप की भी हालत पतली है। सिर्फ 350 शेयर आज मजबूत हैं और 2000 से ज्यादा शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। इंडिया विक्स 15 के ऊपर है। बैंक निफ्टी की गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है, 440 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी बैंक में है। और ये अगर आप अब प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो करीब 1% के आसपास से गिरावट निफ्टी बैंक में हो गई है। निफ्टी से आज ये ज्यादा गिरावट का शिकार हो रहा। सिर्फ एक शेयर ऐसा है जहां पर हम बाइंग देख रहे हैं और उसके बारे में हमने राय ली भी थी बाजार खुलने से पहले, वो है फेडरल बैंक का। 12 में से इकलौता शेयर है जहां पर आज तेजी है। केवीएस मडियन साहब के स्ट्रेटजीज को लेकर, उनके प्लान को लेकर, बैंक को और यहां से मजबूत करने को लेकर जो कुछ वादे उन्होंने प्लान किए हैं, उसको बाजार थोड़ा रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ 1% के आसपास की तेजी। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सारे के सारे शेयर यहां से कमजोर होते हुए दिखेंगे। प्रशांत जी, आपसे जरा एक बार ना इंडेक्स पर व्यू चाहिए। अब देखिए, जहां पर निफ्टी खुला वहां से ज्यादा हम डैमेज देख नहीं रहे हैं। क्या जो थोड़े से हौसला दिखाने वाले, ज्यादा जोखिम लेने वाले ट्रेडर हो, यहां से कुछ कॉन्ट्रा बाइंग करनी चाहिए या फिर अवॉइड करें अभी निफ्टी को? जी, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलेगी 22 780 800 की तरफ आए तब एक न्यू शॉट डिप्लॉय करने की।
बाइंग आपको अगर बेसिक ट्रेंड भी समझ आ रहा है तो देख के स्ट्रक्चर, तो बाइंग कहीं भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद पिछले मंगलवार के दिन जब हमने इंडेक्स स्पेसिफिक बात की थी दोपहर के 12 बजे के डेरिवेटिव सेगमेंट में डिम्पी जी के साथ, तब भी मैंने ये कहा था कि बाइंग अवॉइड कीजिए, आप शॉर्टिंग मत कीजिए, क्योंकि हम सपोर्ट के बहुत नजदीक थे। हालांकि शुक्रवार को वो ब्रेक हुआ, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ भी शॉर्टिंग अभी इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा, बट बाइंग रेकमेंड नहीं। एक रैली आए करीबन 22,750, 780, 800 के जोन में, वहां पे अगर प्राइस एक्शन कंफर्म करे तो एक फ्रेश शॉट डेफिनेटली डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो ये नजरिया कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर, लेकिन आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक पर तो हमने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन सभी स्टॉक्स में 1.5 से 3% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। आईटी सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स पर दबाव, लेकिन नीलेश, इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी, विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस? देखिए, आईटी सेक्टर में स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। जिस हिसाब से हमने आईटी इंडेक्स में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखा है, इन्फोसिस वीक है और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1760 और 1740 तक की डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जब तक ये 1810 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक यहाँ पर कोई भी पुलबैक अगर मिलता है तो उसे एज अ शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए यूज करना चाहिए। विप्रो में भी सिमिलर व्यू होगा। विप्रो यहाँ से नीचे स्तर पर 290 तक की ओर फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 301 के आसपास का जो दिन का उच्चतम है स्तर है, 303 के आसपास, वहां पे रेजिस्टेंस है। तो उसी स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी एक विपाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओवरऑल वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है निफ्टी आईटी इंडेक्स में और सारे दिग्गज आईटी शेयरों में। आईटी इंडेक्स में वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है और कई सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 इंडेक्स के आईटी सेक्टर जो टॉप लूजर्स में शामिल है। लेकिन इस बीच नरेश मिरानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप अपने ओपनिंग कॉल्स बता दीजिए। एक बाय और एक सेल रहेगा। सबसे पहले बाय रहेगा श्रीराम फाइनेंस पर, जहां पे स्टॉक ने काफी स्ट्रेंथ बताई थी और ओवरऑल जब देखें मार्केट ने करेक्ट भी किया, ये स्टॉक ने ज्यादा करेक्ट नहीं किया लास्ट एक महीने में। 560 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 620 का शॉर्ट टर्म में। दूसरा सेल रहेगा बीएसई लिमिटेड पर, जहां पे अगर हम देखें तो लास्ट 3 बार 6000, 5900, 6000 से रेजिस्टेंस आया है और स्टॉक ने करेक्ट किया। सो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट बनता है। स्टॉप लॉस होगा 5800, टारगेट होगा 5400 का। तो ये नजरिया और ये कुछ ओपनिंग कॉल्स नरेश देते हुए ऑटो सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स के हमने चर्चा की थी प्री ओपन में, जहां पर एमएनएम आधे % से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी है। इसके अलावा मारुति, आयशर मोटर्स, सभी स्टॉक्स आधे से 1% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन लूजिंग साइड पर 2 स्टॉक्स, मदरसन सुमी और अपोलो टायर्स। मदरसन सुमी 2% नीचे और अपोलो टायर्स भी 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। शिवांगी, क्या राय होगी इन दोनों ही ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर, अपोलो टायर और मदरसन सुमी? जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अभी जिक्र हम यही कर रहे थे कि मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा अवॉइड करें। इसमें स्ट्रेंथ जो है वो नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट थोड़ी भी पुल बैक मूव में हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर जो है वो इंटेंस होते जा रही है। तो यहाँ पे मेरी नजर नहीं है ऑटो स्पेस में, बल्कि एक सेक्टर शिफ्ट में करवाना चाहूंगी। मेरी नजर हिंडाल्को पे है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे बाजार में देखने को मिल रहा है। काफी रेजिलेंट है। पिछले 4 दिनों से काफी एक अच्छे यहाँ पे हमने लॉन्ग बिल्डअप भी देखे हैं और अब लंबी अवधि के चार्ट स्ट्रक्चर में भी काफी स्टेबिलिटी है इस स्टॉक में। तो 675 के टारगेट्स के लिए हम इस स्टॉक को देख सकते हैं 635 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 635 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को पर खरीदारी की सलाह होगी मेटल सेक्टर से। लेकिन अल्को बेवरेज इंडस्ट्री के कई स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज बाजार में गिरावट, लेकिन दोनों स्टॉक्स में 1% से ज्यादा की तेजी आज दिखी है। प्रशांत, क्या राय होगी यूबीएल और यूएसएल दोनों स्टॉक्स पर? प्रशांत, अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी सॉरी, अगर हम यूबीएल को देखें तो यहाँ पे एक बेस से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्राइस एक्शन नजर आ रही है। हालांकि कंसोलिडेशन जोन में, तो मुझे लग रहा है यहाँ से आप एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। करीबन 2015 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए डे लो के नीचे, और आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो करीबन 2080-85 से लेके 90 का, और प्योरली एक पुल बैक के हिसाब से इसको प्लान करना चाहिए।
ये नजरिया यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज दोनों स्टॉक्स 1% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए, लेकिन इस बीच रियल्टी सेक्टर के कई स्टॉक्स में भी आज दबाव है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 4.5% नीचे, फीनिक्स मिल्स, डीएलएफ इन दोनों स्टॉक्स में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आज दिखी है। नरेश, क्या राय होगी इन रियल एस्टेट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर, स्पेशली महिंद्रा लाइफ स्पेसेस? निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स का सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के सत्र में। ये स्टॉक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है पूरे सेक्टर में, क्योंकि अगर हम देखें जब पूरा जो मोमेंटम भी आया था 2023-24 में, ये स्टॉक ज्यादा टिक नहीं पाया और अभी स्टॉक ने ऑलमोस्ट जो मार्च 2023 का लो है वहां पे आ गया है, तो अभी काफी गिर चुका है। ये लेवल्स पे अवॉइड रहेगा, वेट करेंगे जब भी रिवर्सल सिग्नल आए। गिर तो काफी चुका है, तो यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं लगती, बट अपसाइड के लिए भी डिफिकल्ट लगता है। गिरावट, डाउनसाइड, बेरिश स्ट्रक्चर, यही सारे के सारे शब्द हैं इस वक्त जो कि बाजार में लगातार चल रहे हैं। और सेंसेक्स में भी इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 700 अंकों की गिरावट। निफ्टी 22,600 के नीचे फिसलता हुआ। कमजोरी के साइंस बैंक निफ्टी की तरफ से भी करीब 600 अंकों की गिरावट वहां पर भी। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम लिटरली देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ। कहीं से रिस्पाइट, कहीं से सपोर्ट मानो मिल ही नहीं रहा मार्केट को। एक सपोर्ट, एक बूस्ट की जरूरत, लेकिन वो सारे के सारे सपोर्ट जो दिखने थे वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि एफआईएस की लगातार बिकवाली है। इवेंट्स जो होने थे वो सारे पैन आउट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ अर्निंग्स का सीजन भी खत्म हो चुका है। अगला ट्रिगर आए तो क्या, जो कि बाजार को संभाल पाए। एफआईएस की वापसी से बाजार को सपोर्ट जरूर मिल सकता है, लेकिन वो दिन आएगा कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त सेंटिमेंट्स की अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक भी, बाजार में हर सेक्टर, हर पॉकेट में गिरावट है। फार्मा एक है जो कि डिफेंसिव के तौर पर काम कर रहा है, कह सकते हैं अपना रोल निभा रहा है। और शिवांगी, बिफोर वी लेट यू गो, फार्मा पर ही, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर आपका टेक हम जानना चाहेंगे। क्या कोई बेट यहाँ पर, कोई कॉल यहाँ पर, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, क्योंकि एकमात्र क्षेत्र जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहा है? जी बिल्कुल, फार्मा स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में ही हमने देखा कि बाइंग काफी स्ट्रांगली नजर आ रही थी। मेरी नजर लुपिन पे है यहाँ पे। ये स्टॉक जो है लगातार हमने देखा है कि एक लास्ट के 1 घंटे से अभी, फ्राइडे के लास्ट के 1 घंटे से अभी तक हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज काफी स्ट्रांगली हुई है। आरएसआई भी पॉजिटिव की तरफ टर्न होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी फार्मा काउंटर पे, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे हाई बीटा काउंटर है, तो स्टॉप लॉसेस के साथ जरूर कामकाज करें। 2000 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं, 1890 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 1890 का स्टॉप लॉस बनाकर चले, 2000 और उसके ऊपर के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। ये राय फार्मा में इन पर्टिकुलर लुपिन के स्टॉक प्राइस पर मिलती हुई 2000 की इनिशियल टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। शिवांगी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और हैव अ नाइस डे टू यू। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब हम मिले और बेहतर, हम फोन लाइन से नहीं लेकिन आपका चेहरा भी देख पाएं। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और आपको बताते हैं ऑप्शन की एक रणनीति। 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शन का ट्रेड लेकर। सचिन, गुड मॉर्निंग, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आईटी स्पेस में कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर्स बना हुआ है। पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा डाउन यहाँ पर देखने को मिला है। तो आज का जो काउंटर है वो आईटी स्पेस से ही है। स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। यहाँ पर 2400 के पुट ऑप्शंस में आप बाइंग करने की सलाह दूंगा मार्च सीरीज में, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 56-58 के आसपास में चल रहा है। एक स्टॉप लॉस रहेगा 40 का, अपसाइड में 80 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस जो है वो 4400 का रहेगा, जबकि मैक्सिमम प्रॉफिट 6600 का रहेगा। सचिन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। एम्फासिस 2400 की पुट खरीदने की राय, मार्च कॉन्ट्रैक्ट 56 के लेवल्स की लक्ष्य, इसके 80 के स्टॉप लॉस 40 का मेंटेन करना होगा। कॉल वर्कआउट होने पर अधिकतम मुनाफा 6600 का हो सकता है और अगर ये रिवर्स जाए तो अधिकतम नुकसान 4400 के होने की संभावना है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर आपके स्क्रीन पर चलेगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं अगर मुनाफा भी हुआ तब भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में
खर्च होता है। तो F&O ट्रेडिंग रिस्की है, अपने एडवाइजर से सलाह लें। भारी वॉलेटाइल मार्केट है, इसीलिए सलाह लेने के बाद ही कोई पोजीशंस ले। लेकिन चलिए, हमारे साथ प्रशांत और नरेश जी भी हैं। प्रशांत, हाय, आपसे भी एक फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर ही टेक जानना चाहूंगी, बिकॉज डिफेंसिव के तौर पर आज ये अपना रोल निभा रहा है। हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द सेक्टर, द ओनली सेक्टर जो कि परफॉर्म कर जा रहा है। कोई राय इस सेक्टर में, कोई स्क्रिप्ट्स आपके रेडार पर हो फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक को लेकर? जी मानसी, फिलहाल नहीं, क्योंकि सभी जगह ब्रेकडाउन होने के बाद पुल बैक्स आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ बिकवाली कंटिन्यू हो, तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा। वॉच लिस्ट में ही रखेंगे। इस बीच नरेश जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। सन फार्मा के स्टॉक प्राइस पर एक टेक आपका जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के गेन्स हैं और मेजर प्लेयर्स में इस वक्त जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं कमजोर बाजार में, इसमें M&M, ITC, मारुति, आइशर मोटर्स के साथ साथ सन फार्मा भी शामिल हैं। सन फार्मा अब से पहले तक काफी टाइम होल्ड कर रहा था 1700 के ऊपर और एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनाया था, उसके नीचे गिर गया लास्ट 3 दिन में। तो जब तक वो 1700 के ऊपर नहीं आता है तब तक ये कंसोलिडेशन बेस में ही रहेगा। और लास्ट जो ब्रेकआउट था स्टॉक का अराउंड 1600 के आसपास था, तो मानना ये है कि 1600 से 1700 के रेंज बाउंड मूव में रहना चाहिए थोड़े दिनों तक। ठीक है, तो एक रेंज में रहेगा ये इस वक्त सन फार्मा पर टेक बनता हुआ। लेकिन एक नज़र इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए, फियर इंडिकेटर। अभी हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर साहब भी पूछ रहे थे कि इंडिया विक्स की अगर बात करें, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी या कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बढ़त भी नहीं है। कंफर्ट लेवल जो होता है 15 उसके नीचे के होते हैं। इस वक्त अगर आप देखें 14-15 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही इंडिया विक्स हैं। बावजूद इसके भारतीय बाजार में कोई रिस्पाइट, कोई सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? फियर इंडिकेटर भले ही अपने कंफर्ट लेवल के इर्द गिर्द हो और ज़्यादा मजबूती यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। इनकी मजबूती इंडिया विक्स में तेज़ी एक कंसर्न साबित हो सकती है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें करीब 3% की तेज़ी है, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं बाकी के जो हैं वो ख़राब है और इसी के चलते बाजार में कमज़ोरी के साइंस है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो, FIs की बिकवाली हो, इसके साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियोज और ओवरऑल ट्रिगर्स और इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस का मिसिंग होना भारतीय बाजार को शायद ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस बीच कमोडिटी मार्केट पर भी एक नज़र होनी चाहिए और 10 बजे हम कमोडिटी को लेकर विस्तार से आपसे बातचीत भी करेंगे। 10 बजे कमोडिटी से जुड़ी 10 मिनट खबरों में। लेकिन सोने चांदी की चाल को ध्यान में रखते हुए गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, बाजार शुरुआत जब हुई थी तब इन काउंटर्स में पर्टिकुलरली मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस में कुछ इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला था। हालांकि रिकॉर्ड स्तरों से सोने चांदी में भी मुनाफा वसूली है। लेकिन प्रशांत, मन्नापुरम फाइनेंस ऑलमोस्ट 2.5% के मूव्स यहां पर आज दिखा रहा है। तो मानसी, मैं नॉर्मली स्टॉक को ना ही ट्रैक करता हूं ना ही इसको ट्रेड करता हूं, क्योंकि ये काफी वोलेटाइल है। और अगर करंट लेवल पे हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस के करीब आया है, जो कि पिछले स्विंग में भी बना हुआ था ऑलमोस्ट 205-210 के जोन में। तो मेरी सलाह होगी, अगर किसी के पास पोजीशन हो, आपको क्लोजली ट्रेल करना होगा 200 के जस्ट नीचे 199-198 का स्टॉप लॉस रख के। और इसके अलावा लॉन्ग या शॉर्ट की कोई सलाह नहीं होगी। सिर्फ एग्जिस्टिंग किसी के पास पोजीशन है वो स्ट्रिक्टली इसको ट्रेल करे। पोजीशंस इसे स्ट्रिक्टली ट्रेल करे, ये राय, कोई नई पोजीशन या सेल की सलाह नहीं। वॉलेटाइल है और इसी के चलते प्रशांत इसे ज्यादा ट्रैक नहीं करते। लेकिन फेडरल बैंक पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि फेडरल बैंक ने नई रणनीति पेश की है। नए CEO KVS मनियन ने बैंक के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर नई रणनीति पेश की है। और क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी, हमें बता रहे हमारे सहयोगी गौरव। गौरव, बताइए। बैंक की बात करें तो एनालिस्ट मीट के दौरान उन्होंने काफ़ी एक की स्ट्रैटेजी जो है वो आगे रखी है। उनका मानना यह है कि FY28 तक हमें फेडरल बैंक जो है वो टॉप बैंक जो है उसके क्लोज देखने को मिल सकती है और आगे जाके जो रिटर्न रेशियोज है वहाँ पे भी एक सुधार देखने को मिल सकता है। इसको फेडरल 4.0 के रूप में उन्होंने देखा है और उनका मानना यह है कि वहाँ पे 12 थीम स्ट्रैटेजी है जो इस बैंक को आगे जाके रिटर्न रेशियो सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। जैसे कि हमें पता है कि न्यूली अपॉइंटेड CEO जो है मिस्टर मनियन, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस स्ट्रैटेजी को लेके। और अगर हम इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें से कुछ अगर की पॉइंट्स की बात करें तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांशन, फी एनहांसमेंट, ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से उनका मानना यह है कि आगे जाके फेडरल बैंक के रिटर्न रेशियो जो है वो सुधर सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे FY28 तक जो ROAs है वो 1.4 to 2.2 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ROEs की बात करें तो 13 to 16% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं और नेट इंटरेस्ट
मार्जिन्स की बात करें तो 3.5 टू 4.4% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं फेडरल बैंक में, जो कि अभी के अगर फिलहाल के रेशियोज़ की नंबर की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो दिखाता है। अगर हम ROAs की बात करें तो स्पेसिफिकली उनका मानना यह है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आगे जाके बैंक जो है वो ट्राई करेगी नीचे लाने का। इसी के साथ साथ एडवांसेस मिक्स जो कि एक हाई यील्डिंग और मीडियम यील्डिंग सेगमेंट है, वहाँ पे बैंक का फोकस ज़्यादा बना रहेगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी बैंक जो है वो एक्सपेंशन लेने वाली है, फी एनहांसमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है और आगे जाके कॉस्ट एफिशिएंसीज पे भी बैंक की कई ज़्यादा नज़र जो है वो बनी रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें FY28 के आउटलुक की तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 400 से 500 नए ब्रांचेज जो है वो भी बैंक एड्स कर सकती है। तो कई सारे लीवर जो है वो बैंक को ये जो टारगेट रेशियोज़ है उसके करीब लेके जा सकते हैं और इसी के साथ साथ बेस्ट 3 या फिर नेक्स्ट 3 में कहीं पे बैंक को जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसी के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि शॉर्ट में कहीं पे डिपॉजिट्स पे प्रेशर बना रहेगा, बट मीडियम टर्म गोल जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ओवरऑल इसी की अगर बात करें तो आज के दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिला इस पॉजिटिव कमेंट्री के बाद। तो आगे जाके भी एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू के बेसिस पे फेडरल बैंक पे नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए नई रणनीति CEO KVS मनियन ने बाहर निकाली है, जिसके चलते प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं और स्टॉक में भी 1.5% की तेजी दिखी है। नरेश, क्या राय होगी फेडरल बैंक के स्टॉक पर? स्टॉक ओवरऑल कोशिश तो कर रहा है होल्ड करने की। लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट 170 था, तो 170 से 180 का बेस बनना चाहिए यहाँ पे स्टॉक में और ओवरऑल 190 के ऊपर मोमेंटम आ सकता है। ट्रेंड अभी भी ओके है कंपेयर टू बाकी सब बैंक्स के सामने और ओवरऑल लॉन्गर टर्म में ये आउट परफॉर्मर भी रहा है स्मॉल कैप बैंकिंग स्पेस में, तो बाय ऑन डिप्स रहेगा मीडियम टर्म के लिए। डिप्स की रणनीति फेडरल बैंक पर, लेकिन रेलवे स्टॉक्स पर उस बीच नजर डालेंगे। रेलटेल 2% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी है। इसके अलावा टेक्समैको इंफ्रा यहां पर भी करीब 3% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार दिखा है। 97.5 के आसपास कारोबार करता हुआ। प्रशांत, क्या राय होगी टेक्समैको इंफ्रा और रेलटेल, इन दोनों ही रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स पर? रेलटेल एक स्ट्रांगली डाउन ट्रेंडेड और यहाँ पे बहुत वॉल्यूम उसके साथ बिकवाली हुई थी, तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे अगर पोजीशन हो, कोई रैली मिले तो वो एग्जिट के लिए यूज करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे आपको 305 306 को ट्रेल करना चाहिए। और टेक्समैको को अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप टेक्समैको रेल की बात करें या इंफ्रा की? इंफ्रा जी, आप टेक्समैको इंफ्रा की बात करें या रेल की बात करिए? टेक्समैको इंफ्रा की, जहां पर 3% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। जी, तो अगर हम टेक्समैको इंफ्रा को देखें करीबन, तो यहाँ जो पुल बैक आया है मुझे लग रहा है ये कम से कम 102 103 तक जा सकता है। बट यहाँ पे कोई भी फ्रेश डिप्लॉयमेंट या एक नजरिया चेंज करने के लिए जो लेवल अहम है वो होगा 110 जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है। इसके ऊपर क्लोज हो तो हम नजरिया चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये पुल बैक 102-3 तक ले जा सकता है। 103 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। कुछ रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा है, लेकिन इस बीच कई सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स पर दबाव है। CG पावर 3% नीचे, कमिंस इंडिया 2% नीचे, थर्मैक्स में भी करीब 3% तक की गिरावट यहां पर दिखी है। नरेश, क्या राय होगी इन कैपिटल गुड स्टॉक्स पर? कहां पर कुछ पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं, स्पेशली थर्मैक्स और कमिंस पर? अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी भी वीक है। काफी बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका है सेक्टर में, 25-30% से ज्यादा करेक्शन है काफी स्टॉक्स में। बाउंस बैक हो सकता है, बट ये बाउंस बैक पे रिड्यूस करना चाहिए एलोकेशन रादर देन बाई करना, तो अवॉइडेबल रहेगा। बाउंस बैक आ सकता है यहाँ से शॉर्ट टर्म में, बट उस जोन में फिर से ये कंसोलिडेशन में जाएगा। बहुत बड़ा तेजी नहीं लगता यहाँ। तेजी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं नरेश जी। ये कमिंस में कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनी है ये। 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है और बढ़ गई है और एक गिरावट हो गई है 560 अंकों की। आप देखिए जो बड़े बैंक्स हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप वेटेज के लिहाज से देखेंगे तो इनका बड़ा वेटेज निश्चित तौर पर है और ज्यादातर डैमेज यहीं से आ रहा है। 12 में से 11 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और एक और खेमा जो बाजार को परेशान कर रहा है वो है IT का। HCL टेक, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ये सारे के सारे शेयर 1.5 से 3% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। प्रशांत जी, TCS की अगर बात करें
सिर्फ फरवरी में ऊपरी सर उसे 10% साफ हो गए। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक की बात करें थोड़े से कम गिरे हैं, गिरे वो भी हैं 5-7% के आसपास से गिरावट वहां पर भी फरवरी के मंथ में आई है। और गिरावट आप कहां देख रहे हैं? और आईटी में फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा, कहीं पर मौजूदा स्तर से भी शॉर्ट के सौदे आपको मिल रहे हैं बाजार में? जी, तो अभिषेक जी कुछ देर पहले ही हमने एचसीएल टेक बात की थी और वहां मैंने एक सेल रेकमेंड किया था। मुझे लग रहा है वो ट्रेड बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसी में बने रहे। और अगर हम विप्रो की तरफ ध्यान दें तो ये अभी 300 का अहम लेवल तोड़ चुका है, बट यहाँ एक सपोर्ट है, वो वहां पे एक गैप नजर आ रहा है करीबन 290 और 295 के बीच में। तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं करेगा, तो मैं वेट करूंगा ये लेवल ब्रेक होने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन लूंगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है एचसीएल टेक के साथ बने रहना एक बेहतर ऑप्शन होगा। एचसीएल टेक में शॉर्ट के रिकमेंडेशन के साथ आप बने रहिए। मिलिंद कर्माकर हमारे साथ आज होंगे 10:10 पर दलाल एंड ब्रोचा से, और उनसे बाजार के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये समझेंगे कि एफआईज भारत में लौट क्यों नहीं रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है, और वैल्यूएशन क्या और बाजार के अभी यहां से सप्रेस होंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके जाएगा नहीं, बहुत ही इंसाइटफुल ये डिस्कशन होने वाला है। लेकिन मणप्पुरम फाइनेंस आज अपने गेंस को बरकरार रखने में ना सिर्फ कामयाब है बल्कि 200 रुपए के ऊपर जाकर अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। हालांकि बैन लिस्ट में है ये, आप ध्यान रखिएगा। बेन कैपिटल को लेकर एक न्यूज आ रही है $1 बिलियन की एक डील की, अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, वहां से क्या निकल के आता है। लेकिन यहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। फार्मा में ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज, ये दो शेयर आज मजबूती हमें दिखा रहे हैं। नरेश जी, फार्मा में अगर मान लीजिए कोई डिफेंसिव ट्रेड अगर लेना हो, आपको बेहतर क्या लग रहा है चार्ट पर? काफी टफ है यहाँ पे डिफेंसिव ट्रेड लेना, क्योंकि काफी जो स्टॉक्स है गिर चुके हैं काफी, और जो होल्ड कर रहे थे वो भी ब्रेक डाउन दे रहे हैं। जैसे डीवीज भी पहले होल्ड कर रहा था, उसने भी ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ पे अगर कुछ लेना है तो कॉन्ट्रा बेट हो सकता है कि जहाँ पे लॉरस लैब्स बहुत गिर गया है या बायोकॉन जो बहुत गिर गया है, वो एक बाउंस बैक हो सकता है। लॉरस बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन बाउंस बैक क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स में आ सकती है? नरेश जी, लगातार हम फॉल देख रहे हैं, करीब 1500 रुपए के भाव से गिरते गिरते ये 1350 रुपए के नीचे आ गया था शेयर। ये आज संभलने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कोशिश रंग लाएगी और चढ़ेगा शेयर, या फिर यकीन ना करें इस पे अभी? अगर हम देखें तो लास्ट जो इसका ब्रेकआउट था 1250 से के वक्त था, और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेकआउट था वो 1300 के पास था। तो ये जोन से बाउंस बैक आना चाहिए, फिर से ये 1450-1500 तक जा सकता है। तो यहाँ पे अभी भी बाय ऑन डिप्स रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर ये व्यू। आज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो कमजोर हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, फिनटेक्स जिसको हम कहते हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हम कहते हैं इनको, वहां पर कमजोरी है। आप देखिए पीवी फिनटेक, इसमें कमजोरी जारी है, महीने भर में करीब 10% टूटा है। आज में 4-5% के आसपास की गिरावट है। पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार। पेटीएम आपको कमजोर दिखेगा। नायका के शेयर में भी आज आपको थोड़ी सी नरमी दिखेगी। जोमैटो भी कमजोर है। स्विगी को लेकर एक खबर अच्छी आ रही थी, लेकिन स्विगी के शेयर में हम देख रहे हैं कि 1% की कमजोरी है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश ये शेयर भी कर रहा है। और होनासा, ये भी इसका चार्ट भी आप लेकर आइए। कमजोरी होनासा में भी है, हालांकि 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। पीबी फिनटेक, प्रशांत जी चेक करके बताइए, टूटा है ये शेयर सपोर्ट्स के आस पर, और ये गिर सकता है यहां से? यहाँ पे अभिषेक जी मैंने पिछले हफ्ते शॉर्ट रेकमेंड किया हुआ था जिसके टारगेट्स अचीव हो गए थे। अभी मुझे लग रहा है कि ये बेस के बहुत नजदीक है, सो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा। लॉन्ग तो डेफिनेटली नहीं, बट शॉर्ट के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं है, तो मेरे लिए अवॉइड कैटेगरी में हूँ। टेक को अवॉइड करने की सलाह, लेकिन 10 बज चुके हैं और विश्व मोहन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट लेकर।